तो दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच होने वाली डील लास्ट स्टेज तक पहुंच गई है और चंद घंटों बाद दोनों के बीच ये समझौता हो जाएगा कि इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा और हमास इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को वापस कर देगा। लेकिन क्या वाकई ये इतना आसान है जितना आसान आज के न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल अपनी हेडलाइंस में बता रहे हैं, या फिर आज भी इजराइल के एक हाथ में बम और छुरा है और दूसरे हाथ में डील है जो डील करवाने वाले अमेरिका और कतर को नहीं दिख रहा है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस वक्त कतर में ये डील चल रही थी उस वक्त इजराइल की सेना क्या कर रही थी। लेकिन सबसे पहले अपने देश की बात करते हैं और आपको अपने देश की दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। बस यूं समझ लीजिए, आजकल अपने देश की पहचान इन्हीं दो तस्वीरों से है। पहली तस्वीर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की है और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र में बीजेपी के एक नेता की है। आजकल हमारे देश की मीडिया का पूरा फोकस प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर ही है। हमारे देश की मीडिया के कैमरे सुबह से लेकर शाम तक महाकुंभ में ही लगे रहते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि देश हिंदुस्तान की संस्कृति पहचान बस यही है। और दूसरे बीजेपी के वो नेता जो मुसलमानों का बायकॉट करना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकानदारों से सावधान रहो और दूसरी तरफ बीजेपी के एक और नेता हिंदू दुकानदारों से ये कह रहे हैं कि मुल्लों को अपनी दुकानों पर मत रखो, रखना है तो हिंदू लड़कों को रखो, फिर चाहे तुम्हें 10 की जगह 15,000 क्यों ना देना पड़े। और एक और कदम और आगे निकल गए। उन्होंने हिंदू दुकानदारों से ये भी कह दिया है कि अपने दुकानों पर पत्थर और फावड़े भी रखो, तुम्हें कोई एक पत्थर मारे उसके बदले में तुम 10 पत्थर मारो। तो दोस्तों बस यही है अपने देश की कहानी। बेचारा मुसलमान पिटता भी है और पिटाई भी देता है और फिर बीजेपी के नेता उसका इकोनॉमिकली बायकॉट की अपील भी करते हैं। यानी आज मुसलमानों का वजूद खत्म हो चुका है और एक मुस्लिम नेता है जो आज भी एक ही सीट से 10-10 पार्टियों से टिकट लेकर खड़े हो जाते हैं और खुद को अपने ही लोगों के हाथों बंटवा देते हैं। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली के ओखला की सीट को ही ले लीजिए। दिल्ली में ओखला की सीट शायद इकलौती ऐसी सीट है जहां पर जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करते हैं। लेकिन इस सीट पर भी मुसलमानों के वोट बट जाते हैं और जानते हैं क्यों? क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही मुसलमानों को टिकट देती है और इन दोनों ही पार्टियों से खड़े होने वाले मुसलमान ये कहते हैं कि वो ओखला के मुसलमानों का भला करेंगे। आज पूरी बीजेपी देश की मेजॉरिटी को ये समझाने में लगी है कि बटोगे तो कटोगे और देश की मेजॉरिटी इस बात को समझ भी चुकी है। लेकिन मुस्लिम नेता आज भी मुसलमानों के वोट बांटने में लगे हैं। खैर, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहती, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की पहचान आज के वक्त में कैसी है। और यकीन मानिए हमारा देश बिल्कुल इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। 14 जनवरी की रात को ये खबर आती है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर डील हो चुकी है और ठीक इसी दिन जब कतर में हमास और इजराइल के बीच डील हो रही थी तब इजराइल की डिफेंस फोर्स फिलिस्तीन पर बम बरसा रही होती है। 15 जनवरी की सुबह 6 बजे अल जजीरा ये खबर देता है कि इजराइल और हमास के बीच डील कंफर्म हो चुकी है। इजराइल और हमास दोनों इस बात पर सहमत हो गए हैं कि युद्ध रोक दिया जाएगा और इजराइल के जो लोग हमास के पास हैं वो उन्हें छोड़ देगा। लेकिन इसी 15 जनवरी की सुबह ठीक 7:30 बजे ये खबर आती है कि इजराइल की सेना ने गाजा सिटी के अल फराबी स्कूल पर बमबारी की है जिसमें 7 लोगों की जान गई है। और ठीक इसी वक्त फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक वाले हिस्से में इजराइल की सेना एक्सप्लोसिव यानी बारूद से भरे बुलडोजर को फिलिस्तीनियों को कुचलने के इरादे से आगे बढ़ती है। और ठीक इसी दिन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ जनरल एंटनी ब्लिंकन की तरफ से ये बयान आता है कि हमास फिर से
अपनी सेना तैयार कर रहा है। और ठीक इसी दिन इजराइल की डिफेंस फोर्स ये दुनिया को ये बताती है कि देखिए कैसे हमास के लड़ाके कब्रों में रॉकेट लॉन्चर गाड़ कर रखे हुए थे। सोचिए, एक तरफ अमेरिका इजराइल हमास के बीच डील और सुलह कराने का नाटक करता है और दूसरी तरफ वो दुनिया को ये भी बताता है कि हमास फिर से अपने लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है, ताकि जब इजराइल सीज फायर का उल्लंघन करे तो अमेरिका उसे जस्टिफाई कर सके। शायद इसलिए आज दुनिया ये कहती है कि फिलिस्तीन की बर्बादी में जितना हाथ इजराइल का है उससे कहीं ज़्यादा हाथ अमेरिका का भी है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को सिर्फ हथियार ही नहीं दिए हैं बल्कि उसके गुनाहों पर हमेशा पर्दा भी डाला है। उसके वॉर क्राइम को सेल्फ डिफेंस का नाम दिया है और इसीलिए अमेरिका के सचिव को आज दुनिया ब्लडी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ जेनोसाइड कहती है। कल जब एंटनी ब्लिंकन अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहा था तो उस वक्त इसकी स्पीच के दौरान एक महिला आती है और इसे खूनी, दरिंदा और नरसंहार करने वाला बताती है। जरा आप भी सुनिए कैसे लोग अमेरिका और उसके नेताओं को खूनी, दरिंदा कहते हैं। Bloody Blinken, Secretary of Genocide, you have the blood of hundreds of thousands of innocent people on your hands. We have spent a year. और आज मैं आपको इजराइल की सेना का एक और चेहरा दिखाना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और ट्विटर का मालिक एलन मस्क इस खबर को ज़रूर देखें और अपने गिरबान में ज़रूर झांकें। दरअसल गाजा में एक अस्पताल है जिसका नाम कमाल अदवान अस्पताल है। इस अस्पताल का जिक्र मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में भी किया है। ये वही अस्पताल है जो इजराइल की सेना के निशाने पर सबसे ज़्यादा रहा है और इस अस्पताल की कई बार इजराइल की सेना ने बिजली और पानी काटा है। आज कई बड़े अखबारों ने इस खबर को छापा है कि इस अस्पताल में इजराइल के सैनिकों ने नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया है। 14 जनवरी की शाम इजराइल के कुछ सैनिक इस अस्पताल में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने जो किया आज मैं आपको वो पढ़कर बताती हूँ। इजरायली सोल्जर्स ऑर्डर्ड सम वुमेन एंड गर्ल्स टू रिमूव देयर क्लोथ्स एंड टच्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। सोचिए, जिस एलन मस्क को ये लगता है कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी ज़बरदस्ती वहाँ की महिलाओं से शादी करते हैं और फिर उनका रेप करते हैं, वो एलन मस्क आज खामोश हैं और वो इजराइल के इन सैनिकों के बारे में कुछ भी नहीं लिख रहा है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि इजराइल के सैनिक एक तो फिलिस्तीन की औरतों और बच्चियों को उन्हीं के देश के से भगा रहे हैं और दूसरे भगाने से पहले वो नाबालिग बच्चियों और औरतों से ये साथ घिनौनी हरकतें भी करते हैं। इसीलिए नुसाइबा नाम की एक सोशल मीडिया यूज़र आज एलन मस्क, एंटनी ब्लिंकन और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जॉर्जिया से ये पूछ रही है कि जब उन्हें इजराइल के सैनिकों की ये घिनौनी हरकत क्यों नज़र नहीं आती और वो आज पूरी यहूदी कौम को इसके लिए बदनाम क्यों नहीं करते। और हाँ, हमारे देश की मीडिया को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जिस तरह से पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में हिंदू औरतों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को हेडलाइन बनाता है, आज वो इजराइल के सैनिकों की इस घिनौनी हरकत पर कुछ क्यों नहीं बोलता। खैर दोस्तों, बस दुनिया का यही दस्तूर है। आज दुनिया को सिर्फ खराबी और बुराई मुसलमानों में ही नज़र आ रही है और बाकी सारे मजहबी लोगों ने खुद को पाक साफ कर लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।